दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है द साइन ऑफ 4 और इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। अब आपने शेरलॉक होम्स का नाम तो सुना ही होगा, तो ये मूवी उसी के एक नॉवेल से ली गई है। और दोस्तों, हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले स्ट्रेंजर्स ऑफ द ट्रेन नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया था, उसको जाकर जरूर देखना। वैसी मूवीज आजकल नहीं बनती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत बेकर स्ट्रीट से होती है, जहां एक लेडी अपने हाथ में एक एड्रेस लिए दिखती है, जो कि किसी जगह का एड्रेस था। यानी वो लेडी उस एड्रेस की मदद से यहाँ तक पहुंची थी। अब खिड़की से डॉक्टर वॉटसन उसे देखता है और शेरलॉक से कहता है कि शायद कुछ देर में एक लेडी क्लाइंट हमसे मिलने आने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि शेरलॉक एक अलग ही परेशानी में डूबा होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर वॉटसन की लिखी मैगजीन पसंद नहीं आई थी। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें विक्टिम के मोटिव से ज्यादा उसके ऑब्जर्वेशंस और नतीजे तक पहुंचने के तरीके पर बारीकी से ध्यान देकर लिखना चाहिए। तभी शेरलॉक की लैंडलेडी मिस हेडसन आती है और बताती है कि एक महिला आपसे मिलने आई है। ऐसा कहकर वो शेरलॉक को उस महिला का कार्ड देती है। अब शेरलॉक उस कार्ड को देखकर कहता है, मिस मैरी मॉस्टन, ऐसा नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। फिर हम देखते हैं कि इतने में मैरी वहां आ जाती है। अब वो शेरलॉक से कहती है कि मिस्टर होम्स, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने मेरी एक फ्रेंड के उलझे हुए केस में उसकी काफी मदद की थी, इसलिए उसने मुझे सजेस्ट किया है कि अपनी परेशानी को लेकर मैं आपके पास आऊं। अब शेरलॉक ये सुनकर मैरी का स्वागत करता है और इसके बाद मैरी उसे अपनी परेशानी बताती है। वो कहती है कि मेरे फादर कैप्टन मॉस्टन ब्रिटिश सैनिक थे और वो 10 साल पहले तक इंडिया में तैनात थे। मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी, तो मेरी परवरिश इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। और जब मैं 17 साल की थी तो मुझे अपने फादर का एक लेटर मिला। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो आर्मी से 12 महीने की छुट्टी लेकर इंग्लैंड आ रहे हैं। और फिर कुछ दिनों बाद उनका टेलीग्राम आया कि वो सुरक्षित लंदन पहुंच गए हैं और लैंघम होटल में ठहरे हैं। जिसके बाद मैं उन्हें रिसीव करने होटल गई, लेकिन वो मुझे वहां पर नहीं मिले। जबकि होटल स्टाफ ने मुझे बताया कि कैप्टन मॉस्टन कल रात तक यहाँ थे, लेकिन फिर अचानक कहीं चले गए और वापस नहीं लौटे। इसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। तो ये बताते हुए अब मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर शेरलॉक उससे पूछता है कि ये घटना कब की है, तो मैरी कहती है कि आज से ठीक 10 साल पहले की। तो ये सुनकर शेरलॉक हैरान होता है, क्योंकि 10 साल पुराने केस को मैरी अब क्यों लेकर आई है। तो मैरी आगे बताती है कि लंदन में मेरे फादर को कोई नहीं जानता था, सिवाय उनके रेजिमेंट के रिटायर ऑफिसर मेजर शॉल्टो के। इसलिए मैंने जब मेजर शॉल्टो से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। और इसके बाद मैंने अपने पिता की तलाश छोड़ दी। लेकिन फिर 4 साल बाद न्यूज़पेपर में एक अनजान आदमी ने इश्तेहार दिया और मिस मैरी मॉस्टन यानी मेरा एड्रेस मांगा। इसलिए मैंने फौरन अपना एड्रेस दे दिया। जिसके अगले दिन मुझे कुरियर से एक बॉक्स मिलता है, जिसमें एक बेशकीमती पर्ल था और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब हर साल उसी दिन उसी टाइम मुझे ऐसे पर्ल्स मिलते हैं। इसके बाद मैरी उसे पिछले 6 सालों से मिले पर्ल्स को दिखाती है और कहती है कि आज पहली बार एक पर्ल के साथ एक लेटर भी मुझे मिला है और इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ। इसके बाद शेरलॉक उस लेटर को मिस्टर वॉटसन को पढ़ने को कहता है। फिर वॉटसन पढ़ता है, मिस मैरी मॉस्टन, आज रात 7 बजे आप लेकम थिएटर के तीसरे पिलर के पास आइए। मेरा आदमी आपको मुझ तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर आपको अकेले आने में डर लगे तो आप अपने साथ 2 लोगों को ला सकती हैं। बस शर्त यह है कि वो पुलिस वाले नहीं होने चाहिए, वरना दिक्कत होगी। आगे वो लिखता है कि मैं आपको न्याय दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ था। अब शेरलॉक को ये केस देखने में दिलचस्प लगता है, इसलिए वो मैरी से कहता है कि मैं और वॉटसन आज शाम आपके साथ उस एड्रेस पर जाएंगे। फिलहाल आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। अब मैरी के जाने के बाद वॉटसन खिड़की से उसे देखता है और शेरलॉक से कहता है, हमारी क्लाइंट काफी खूबसूरत थी, क्या तुम्हें नहीं लगता? तो शेरलॉक जवाब देता है, मेरे लिए हर क्लाइंट भविष्य की समस्याओं की एक कड़ी है। फिर वॉटसन कहता है, लेकिन खूबसूरत चेहरे सबको पसंद होते हैं। तो शेरलॉक कहता है, आखिरी खूबसूरत औरत जिसे मैंने देखा, उसने इंश्योरेंस मनी के लिए अपने 3 बच्चों को जहर देकर मार दिया और वहीं सबसे बदसूरत आदमी ने £1.25 मिलियन गरीबों को दान दे दिए। इसलिए अब मैं चेहरों से लोगों को जज नहीं करता। ये कहकर शेरलॉक टाउन की लाइब्रेरी में जाता है और डायरेक्टरी बुक से मेजर शाल्टो के बारे में पता करता है। इसके बाद घर लौटकर वो वॉटसन को बताता है कि मेजर शाल्टो का इस केस में बड़ा हाथ है। वो कहता है कि कैप्टन मॉस्टन पूरे शहर में सिर्फ मेजर शाल्टो को जानते थे और इन दोनों ने अंडमान निकोबार में ड्यूटी की थी। इसलिए मुझे लगता है कि शाल्टो ने झूठ बोला कि कैप्टन उनके घर पर नहीं आए।
दूसरी बात, शॉल्टो की डेथ के ठीक 4 साल बाद मैरी को पर्ल मिलने शुरू हो गए। इसका मतलब पर्ल भेजने वाला शॉल्टो का वारिस है और उसे ये पर्ल्स वसीयत में मिले होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने महंगे पर्ल्स वो मैरी को क्यों भेज रहा है। खैर, आज शाम को हमें वजह पता चल जाएगी। अब शाम को शर्लॉक और वॉटसन मैरी के साथ कैब में बैठते हैं। यहाँ मैरी उन्हें एक कागज दिखाकर कहती है कि मुझे ये कागज होटल में मेरे डैड के डेस्क में मिला, लेकिन इसमें क्या लिखा है वो होटल में किसी को समझ में नहीं आया। अब शर्लॉक कागज पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये असल में इंडिया की किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कागज है और इसे किसी ने पॉकेट बुक में संभाल कर रखा था। इससे मैरी इम्प्रेस होकर कहती है कि आपने सही अंदाजा लगाया, असल में ये मेरे डैड की पॉकेट बुक से मिला है। तो शर्लॉक आगे कहता है, इसमें एक डायग्राम है जो किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर के हिस्से को दिखाता है जिसमें शायद कुछ गड़ा हुआ है। अब उस डायग्राम में देवनागरी में 4 का सिंबल बना हुआ है और 4 नाम भी लिखे हुए हैं, करतार सिंह, इंद्रजीत सिंह, जगदीश सिंह और जोनाथन स्मॉल। इसके बाद शर्लॉक मैरी को वो कागज लौटाते हुए कहता है कि इसे संभाल कर रखिएगा, ये आगे काम आएगा। खैर, अब तीनों थिएटर के तीसरे पिलर के पास पहुंचते हैं जहां एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पहचानकर एक कैब में ले जाता है। इसके बाद वो कैब उन्हें एक घर के पास छोड़ देती है जहां उस घर का केयरटेकर एक इंडियन होता है और वो तीनों को अंदर ले जाता है। अब वहां घर का मालिक थेडियस उनका वेलकम करता है। फिर हम देखते हैं कि थेडियस असल में एक अजीब सा आदमी होता है। अब वो इन तीनों से कहता है कि हमें नॉरवुड में मेरे भाई बार्थोस से मिलने जाना होगा, क्योंकि मैंने उसके मना करने के बावजूद मिस मैरी को वो पर्ल्स भेजे, इसलिए वो काफी नाराज है। तो मैरी उसे बताती है कि उन पर्ल्स के सिलसिले में ही हम यहाँ पर आए हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर आपने वो पर्ल्स मुझे क्यों भेजे। तो थेडियस कहता है कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। फिर वो बताता है कि लगभग 11 साल पहले मेरे फादर मेजर जॉन शोल्टो इंडिया से ढेर सारी जायदाद, हीरे, नौकर और बेशकीमती मूर्तियां लेकर आए थे। लेकिन इतना सब लाने के बाद भी उन्हें एक ऐसे आदमी से डर लगता था जिसकी एक टांग लकड़ी की थी और वो अक्सर हमें उस वुडन लेग वाले आदमी के बारे में बताते रहते थे। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन मेजर शोल्टो को एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ते ही वो घबरा जाते हैं और अपने दोनों बेटों से छिपाकर उस लेटर को आग में जला देते हैं। अब उस दिन के बाद से उनकी हालत बिगड़ने लगती है, जिसके बाद वो मरने से पहले अपने बेटों बार्थोस और थेडियस को बताते हैं कि जब मैं इंडिया में पोस्टेड था तो मुझे और कैप्टन मॉस्टन को एक गड़ा हुआ खजाना मिला था, जिसके बाद लालच में आकर मैंने वो खजाना चुरा लिया और वो आज भी हमारी जमीन में कहीं पर गड़ा हुआ है। आगे वो बताते हैं कि 4 साल पहले कैप्टन मॉस्टन मुझसे मिलने आए थे और अपने हिस्से की मांग कर रहे थे, जिस वजह से हमारे बीच में लड़ाई हुई और उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन मेरे एक वफादार नौकर ने उनकी लाश को दफना दिया और किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मेजर शोल्टो अपने बड़े बेटे को पर्ल्स का एक गुच्छा देते हैं और इसका आधा हिस्सा वो कैप्टन मॉस्टन की बेटी को देने के लिए कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बार्थोस वो सारे पर्ल्स हड़पना चाहता था और तभी मेजर शोल्टो को खिड़की के बाहर वही वुडन लेग वाला आदमी दिखता है और उसे देखते ही उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां थेडियस बताता है कि जब तक हम खिड़की तक पहुंचे वो आदमी वहां से भाग चुका था। और फिर कुछ दिनों बाद मेजर शोल्टो के कमरे में हमें साइन ऑफ 4 का कागज मिला जिसमें 3 इंडियंस और एक ब्रिटिश का नाम लिखा था। अब शर्लॉक यहाँ पर नोटिस करता है कि ऐसा ही कागज कैप्टन मॉस्टन के पास भी था। खैर, अब थेडियस आगे कहता है कि मेरा भाई बार्थोस तुम्हें पर्ल्स देने के खिलाफ था, लेकिन मैंने जबरदस्ती भेजे, इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि हमें मेजर शोल्टो का वो खजाना नॉरवुड वाले बंगले में मिला है और उसका बंटवारा करने के लिए तुम्हें इनवाइट किया गया है। इस तरह अब वो तीनों को नॉरवुड वाले बंगले में ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ की मेड बताती है कि असल में मिस्टर बार्थोस आज अपने कमरे से बाहर नहीं आए और दरवाजे की चाबी अंदर के होल में अटकी है, जिससे दरवाजा नहीं खुल रहा। इसके बाद शर्लॉक फौरन बार्थोस के कमरे के पास जाता है और वहाँ से एक न्यूज़पेपर दरवाजे के नीचे खिसकाता है। इसके बाद वो की होल में हल्का सा दबाव देकर चाबी को न्यूज़पेपर पर गिरा देता है और फिर उस चाबी को हासिल करके दरवाजा खोल लेता है। और फिर जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो खजाना चोरी हो चुका है और बार्थोस की लाश स्टैच्यू की तरह अटकी हुई है। वहीं साथ में मेज पर साइन ऑफ 4 का कार्ड पड़ा होता है और ये सब देखकर थेडियस घबरा जाता है क्योंकि इतनी मुश्किलों से मिला खजाना भी अब चोरी हो चुका था। इसके बाद शर्लॉक थेडियस को बाहर भेज देता है कि तभी वॉटसन को एक कांटा मिलता है, जिसे देखकर शर्लॉक बताता है कि ये कांटा बहुत ही जहरीला है और इसी से उन लोगों ने बार्थोस की हत्या की होगी। तो वॉटसन पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि हत्यारा एक नहीं बल्कि कई थे। तो शर्लॉक कहता है कि कमरे की हालत से साफ पता चलता है कि यहाँ कई लोग थे, लेकिन सवाल ये है कि अंदर आए कैसे, जबकि दरवाजा तो बाहर से लॉक था।
इसके बाद शेरलॉक की नजर मैट पर पड़े फुटप्रिंट्स पर पड़ती है जो वुडन लेग वाले आदमी के होते हैं। अब वो कहता है कि वुडन लेग के साथ उसका एक दोस्त भी था, इसलिए तुम जरा जाकर खिड़की की ऊंचाई देखो। इसके बाद वॉटसन देखता है कि खिड़की बहुत ही ऊंची है और कहता है कि इतना ऊपर लंगड़ा आदमी नहीं चढ़ सकता। तो शेरलॉक जवाब देता है कि नहीं, चढ़ सकता है। फिर वो तर्क देता है कि मान लो मैं वुडन लेग का साथी हूँ और कमरे में आता हूँ, रस्सी उठाता हूँ और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ, जिसकी मदद से वुडन लेग को ऊपर खींच लेता हूँ और इसके बाद हम दोनों मिलकर हत्या करते हैं। तो ये सुनकर वॉटसन कहता है लेकिन वुडन लेग यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो शेरलॉक कहता है छत के रास्ते, क्योंकि ये वही सीक्रेट छत है जिसमें मेजर शोल्टो ने खजाना दफनाया था। इसके बाद शेरलॉक उस छत के कमरे की जांच करता है और वहाँ एक छोटा सा फुटप्रिंट मिलता है जो किसी बच्चे का लगता है। अब इससे वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों बार्थोस की लाश की जांच करते हैं, जहाँ जहरीले कांटे को देखकर शेरलॉक कहता है कि ये जहर और कांटा यहाँ का नहीं है। इसलिए वो वॉटसन से कहता है कि तुम्हें 3 पिंचन लेग में जाकर टॉबी नाम का कुत्ता लाना होगा। जिसके बाद वॉटसन फौरन टॉबी को लेने निकल जाता है। अब इतने में वहाँ बार्थोस केस का इंचार्ज डिटेक्टिव जॉन्स अंदर आता है, जो शेरलॉक को पहले से जानता था। फिर हम देखते हैं कि जॉन्स को शेरलॉक की हर बात महज एक थ्योरी लगती थी। अब जॉन्स यहाँ अनुमान लगाता है कि बार्थोस की हत्या उसी के भाई थेडियस ने की है। उसका कहना था कि कल रात दोनों भाइयों में खजाने को लेकर लड़ाई हुई होगी, जिसके बाद थेडियस ने डिनर में जहर देकर उसे मार दिया होगा। लेकिन तभी थेडियस घबराकर कहता है कि मैंने अपने भाई को नहीं मारा। फिर शेरलॉक उसे शांत करते हुए कहता है कि घबराओ नहीं, मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो और मैं इसे साबित कर दूंगा। इसके बाद वो जॉन्स से कहता है कि हत्यारे 2 थे, एक नहीं। पहला एक टांग से लंगड़ा है और उसने अपनी दूसरी टांग के साथ लकड़ी अटैच कर रखी है और उस आदमी का इंडिया से कनेक्शन है, तो इस हिसाब से वो आदमी थोड़ा सांवला भी होगा। फिर ये सुनकर जॉन्स पूछता है और दूसरे आदमी का क्या? तो शेरलॉक कहता है कि उसके बारे में मुझे अभी पक्का पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो कैसा दिखता होगा। अब दूसरी तरफ हम वॉटसन को देखते हैं, जो उस इलाके में पहुंचता है जहां शेरलॉक ने उसे उस कुत्ते टॉबी को लाने भेजा था। अब उसे एक बूढ़ा आदमी अंदर ले जाता है और जब उसे पता चलता है कि वॉटसन को शेरलॉक ने भेजा है, तो वो उसे अपने फार्म में ले जाता है। वहाँ वो उससे पूछता है कि शेरलॉक ने तुमसे किस जानवर को लाने को कहा? तो वॉटसन कहता है कि टॉबी नाम का एक कुत्ता। इस तरह वो आदमी उसे टॉबी दे देता है, जिसे लेकर वो नॉरवुड वाले बंगले में पहुंचता है, जहां शेरलॉक इस वक्त अकेला होता है। उस वक्त शेरलॉक बंगले की छत से उतरकर ये जांच कर रहा होता है कि आखिर वुडन लेग का साथी छत तक कैसे पहुंचा होगा। अब यहाँ वो नोटिस करता है कि पाइप में लगे होल्स बहुत पतले हैं, जिनके ऊपर कोई छोटी टांग वाला आदमी ही आसानी से चढ़ सकता है। इसीलिए अब वो नीचे आकर वॉटसन को बताता है कि इंस्पेक्टर जॉन्स बगैर कुछ सुने थेडियस को जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गया। लेकिन अब घबराने की बात नहीं, क्योंकि हत्यारा हमसे ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद शेरलॉक कुत्ते टॉबी को वो जहरीला कांटा सूंघाता है और टॉबी फटाफट शहर के कोने की तरफ भागने लगता है। असल में टॉबी एक खास हस्की कुत्ता होता था, जो किसी भी चीज की स्मेल को बाकी कुत्तों से बेहतर पहचान सकता था। अब टॉबी का पीछा करते हुए शेरलॉक और वॉटसन समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां शेरलॉक उससे कहता है कि वो दोनों मुजरिम हमारी सोच से ज्यादा चालाक हैं और ऊपर से वो बोट लेकर भाग गए होंगे। लेकिन अगर हमें उनकी बोट का पता चल जाए तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। इसके बाद वो पास के एक हाउस में जाता है, जहां बोट किराए पर दी जाती है। अब शेरलॉक वहां की ओनर से पूछता है, मुझे एक ऐसी बोट चाहिए जो दूर तक जा सके, क्या आपके पास ऐसी कोई बोट है? तो ओनर कहती है कि हमारी अरोरा नाम की बोट थी, लेकिन उसे एक वुडन लेग वाला आदमी ले गया। ये सुनकर शेरलॉक हैरानी से पूछता है कि उसके साथ कोई और भी था क्या? तो ओनर बताती है कि हाँ, एक था, लेकिन वो आदमी कम सर्कस से भागा हुआ जानवर ज्यादा लग रहा था और उसके दांत कुत्ते जैसे नुकीले थे। तभी शेरलॉक पूछता है, तो वो बोट हरे या पीले रंग की होगी, क्योंकि आपकी बाकी बोट्स भी हरे और पीले रंग की है। तो ओनर कहती है कि नहीं, वो असल में काले रंग की थी और उसमें गोल्डन परत चढ़ी थी। तो शेरलॉक पूछता है कि फिर उसकी चिमनी सफेद होगी? तो वो कहती है कि नहीं, चिमनी भी काली थी। अब शेरलॉक बोट की सारी डिटेल्स लेकर वहाँ से निकलता है और रास्ते में वॉटसन को बताता है कि हमेशा चालाकी से जानकारी निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले को लगेगा कि उसकी हर बात आपके लिए खास है तो वो चुप हो जाएगा, जैसे सांप सूंघ गया हो। खैर, अब बेकर स्ट्रीट पहुंचकर शेरलॉक कुछ बेकर लड़कों को बुलाता है, जिन्हें वो इर्रेगुलर्स कहता था। ये बच्चे उसके लिए दूसरों पर नजर रखते थे। अब यहाँ वो उन्हें अरोरा बोट का हुलिया बताता है और कहता है कि तुम्हें रिवर की उन सभी जगहों पर जाना है जहाँ बोट रिपेयर होती हैं, और अगर तुम्हें अरोरा बोट मिले तो मुझे खबर करना, ये लो एडवांस फीस। इतना सुनकर ही वो बच्चे बोट ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसके बाद शेरलॉक अंडमान निकोबार की एक बुक पढ़ने लगता है,
क्योंकि मेजर शाल्टो और कैप्टन मॉस्टन का वहीं से कनेक्शन था। अब उस बुक से उसे पता चलता है कि अंडमान में एक छोटी नस्ल के लोग होते हैं जो जहरीले तीर बनाने में माहिर होते हैं और अगर उनका विश्वास जीत लिया जाए तो वो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते। ये पढ़कर अब शेरलॉक को उस लेडी की बात याद आती है जिसने उस आदमी के बारे में जिक्र किया था जिसके दांत नुकीले थे। लेकिन फिर शाम तक शेरलॉक बेताब हो जाता है क्योंकि आधा दिन बीत चुका होता है और अब तक के रेगुलर ग्रुप के बच्चे कोई खबर नहीं लाए होते। वो सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही चला तो वो वुडन लेग और उसका साथी बोट लेकर दूर निकल जाएंगे। अब दूसरी तरफ इर्रेगुलर ग्रुप का लीडर विगिंस उस अरोरा बोट को ढूंढ लेता है और फौरन शेरलॉक को इस बारे में बताता है। इसके बाद शेरलॉक भेस बदलकर उस जगह पहुंचता है जहां बोट रिपेयर हो रही होती है। फिर वो रिपेयर करने वाले से बात करने की कोशिश करता है और तभी शॉप का मालिक कहता है, मुझे अरोरा बोट शाम 6 बजे तक दुरुस्त चाहिए। हमारे 2 क्लाइंट उसका इंतजार कर रहे हैं और वो ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अब ये सुनकर शेरलॉक वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बेकर स्ट्रीट लौटकर शेरलॉक अपने नए हुलिये से वॉटसन और इंस्पेक्टर जॉन्स दोनों को चौंका देता है क्योंकि वो उसे पहचान ही नहीं पाते। अब शेरलॉक उनसे कहता है कि आज शाम 6 बजे रिवर से एक बोट रवाना होगी और उसमें तुम्हारे केस के दोनों हत्यारे होंगे। इसके बाद शाम होने से पहले शेरलॉक, वॉटसन और जॉन्स एक बोट हायर करके उस रिवर तक पहुंच जाते हैं जहां अरोरा रिपेयर हो रही थी। लेकिन वो देखते हैं कि उनके पहुंचने से पहले ही वो हत्यारे बोट लेकर भाग चुके होते हैं। इसके बाद वो अपनी बोट की रफ्तार बढ़ाकर उनके करीब पहुंचते हैं। अब शेरलॉक बायनाकुलर से देखता है कि उसका शक सही था और उस वक्त बोट में 2 लोग होते हैं जिसमें एक की टांग लकड़ी की होती है और दूसरा छोटे कद का भयानक दिखने वाला है। इसके बाद वो छोटा आदमी पुलिस को देखकर जहरीले तीर से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वॉटसन उसे शूट कर देता है और वो जंगली आदमी वहीं मर जाता है। इसके बाद सिर्फ वुडन लेग बचता है जो अपनी लकड़ी की टांग की वजह से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और पकड़ा जाता है। फिर ये लोग वुडन लेग वाले आदमी को अपनी बोट में ले जाते हैं जहाँ शेरलॉक कहता है कि ये जोनाथन स्मॉल है जिसका नाम साइन ऑफ 4 के लेटर में था। तो जोनाथन कहता है कि मेरा यकीन करो, बार्थोस को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो शेरलॉक कहता है कि मुझे पता है, उसे तुम्हारे साथी टोंगा ने खजाना ढूंढने के चक्कर में मारा है जब तुम रस्सी से उसके कमरे में आए थे। तो जोनाथन हैरानी से कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, क्या आप वहाँ पर हमें देख रहे थे? तो इंस्पेक्टर जॉन्स वहाँ आता है और जोनाथन से ट्रेजर बॉक्स की चाबी मांगता है। तो जोनाथन कहता है कि मैंने वो चाबी तो रिवर में फेंक दी। फिर ये सुनकर जॉन्स को गुस्सा आता है जबकि शेरलॉक कहता है कि हमें बेकर स्ट्रीट पर जाकर बात करनी चाहिए और वहीं हम इस बॉक्स को भी खोल देंगे। इसके बाद सभी बेकर स्ट्रीट पर शेरलॉक के घर पहुंचते हैं जहां मैरी मॉस्टन को भी बुलाया जाता है। अब मैरी को खजाने से ज्यादा सच जानने की इच्छा होती है। फिर जोनाथन वहां से अपनी कहानी शुरू से सुनाता है और बताता है कि मैं काफी समय से इंडिया में सैनिक था। एक दिन गंगा नदी में नहाते वक्त एक मगरमच्छ ने मेरा पैर खा लिया और तब से मैं एक टांग से लंगड़ा हूँ। फिर वो बताता है कि मेरे लंगड़ा होने के कुछ साल बाद 1857 में इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और उसके बाद अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। फिर उससे हुआ ये कि ज्यादातर अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए आगरा शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था। इसलिए मैं भी बिना सोचे समझे किसी तरह आगरा तक पहुँच गया। अब चूंकि मैं एक रिटायर्ड सोल्जर था इसलिए मुझे आगरा गेट पर चौकीदारी करने की नौकरी मिल गई। फिर वो बताता है कि उसी जगह पर मेरे साथ वहाँ 2 भरोसेमंद सैनिक करतार सिंह और इंद्रजीत सिंह भी चौकीदारी करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि वो बगावत के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पूरे भारत में सभी लोग अंग्रेजों के दुश्मन बन चुके थे। लेकिन फिर करतार सिंह ने उन्हें बताया कि इस जमीन में एक बेशकीमती खजाना दफन है और हम तीनों ही यहाँ पर तैनात हैं। इसलिए अगर तुम हमसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना बताने का वादा करो तो इस खजाने का चौथा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे, वरना हम तुम्हें मारकर खजाना निकाल लेंगे। फिर मैंने पूछा कि चौथा हिस्सा? हम लोग तो सिर्फ 3 हैं। तो करतार सिंह ने कहा कि चौथा मेंबर मेरा भाई जगदीश सिंह है, इसलिए जल्दी फैसला करो। तो जान के डर में मैंने हाँ कर दिया। फिर वो बताता है कि बाद में हम लोगों से मिलने एक आदमी आता था जो आगरा के राजा का खास था। उसका कहना था कि राजा को पता है कि ब्रिटिशर्स सब लूट लेंगे, इसलिए उसने अपने सारे खजाने जमीन में गाड़ दिए थे। अब उस आदमी को उन सारी जगहों का पता था, इसीलिए फिर मैं, करतार और इंद्रजीत उससे खजाने की जगह पूछ लेते हैं। लेकिन करतार को डर था कि वो आदमी बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सब बता देगा, इसलिए हमने उसे मारकर उसी खजाने वाली मिट्टी में दफना दिया और खजाना निकाल लिया। लेकिन हमें इस बीच ये अंदाजा नहीं था कि ये खजाना आगे कई लोगों की जान लेगा। तो शेरलॉक कहता है कि तुमने उसकी लाश मिट्टी में गाड़कर बड़ी गलती की, क्योंकि इंडिया की रेत में लाश ज्यादा देर तक छुपती नहीं।
इससे हुआ ये होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो लाश मिल गई होगी और सजा के तौर पर तुम्हें अंडमान निकोबार की जेल में डाल दिया गया होगा। तो जोनाथन कहता है कि हाँ, ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे बाकी 3 साथियों का क्या हुआ, जबकि मुझे अंडमान की जेल में डाल दिया गया और वो जेल किसी नर्क जैसी थी जहाँ मुझे मारा पीटा जाता था। लेकिन फिर एक दिन कैप्टन मॉन्स्टन ने मुझ पर दया दिखाई और मेजर शाल्टो उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। इसके बाद मैंने उन दोनों पर नजर रखी क्योंकि वो मुझे भरोसेमंद लगे और मैं सोचने लगा कि उनकी वजह से मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। इसलिए एक रात मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मेरे और मेरे 3 साथियों को जेल से निकालो और खजाने के 6 हिस्से करो, क्योंकि ये खजाना इतना बड़ा है कि 6ठा हिस्सा भी काफी होगा। लेकिन शाल्टो ऐसा नहीं चाहता था और वो खजाने के सिर्फ 3 हिस्से ही करना चाहता था, वो भी इन्हीं तीनों के बीच। पर मैं अपने साथियों को धोखा देना नहीं चाहता था और इस बात पर मेरी और शाल्टो की बहस हो गई। लेकिन तभी कैप्टन मॉन्स्टन शाल्टो को एक कोने में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हम जोनाथन से खजाने का ठिकाना पता कर लेते हैं और बाद में उसे या उसके साथियों को कुछ नहीं देंगे। फिर अगले दिन मैंने इस प्लान से अनजान दोनों को बाइबल पर हाथ रखकर शपथ दिलवाई कि वो खजाना निकालते ही बाकी 4 साथियों को उनका हिस्सा देंगे। इसके बाद मैंने उन्हें खजाने का नक्शा और 4 के नाम दिए, लेकिन हिस्सा देना तो दूर, उन गद्दारों ने मुझे या मेरे किसी साथी को जेल से भी नहीं निकाला और इस बात का गुस्सा मेरे अंदर सुलगने लगा। फिर मैंने कसम खाई कि मैं उनसे बदला लूंगा और कई सालों की मेहनत के बाद जब मैं अंडमान की जेल से भागा तो वहाँ मेरी दोस्ती टोंगा नाम के एक आदमी से हुई। फिर मैं और टोंगा बोट लेकर लंदन की ओर निकल पड़े, लेकिन लंदन पहुँचने से पहले ही मॉन्स्टन और शाल्टो हार्ट अटैक से मर गए थे और इसके बाद टोंगा ने खजाना लूटते वक्त गलती से शाल्टो के बेटे बार्थोस को मार दिया। अब ये कहानी सुनकर शेरलॉक कहता है कि अब ये खजाना हमारे पास है और इसके बाद वो और वॉटसन अब बक्से को खोलते हैं, लेकिन वो खाली निकलता है। ये देखकर अब जोनाथन हंसने लगता है, जबकि सब उससे पूछते हैं कि खजाना कहाँ है। तो जोनाथन कहता है कि वो खजाना नहीं बल्कि एक श्राप था और उस श्राप ने मेरे 3 साथियों का क्या किया मुझे आज तक नहीं पता और उस खजाने की वजह से मेजर शाल्टो, कैप्टन मॉन्स्टन, बार्थोस और मेरा वफादार साथी टोंगा सब मारे गए। इसलिए जब टोंगा को गोली लगी तो मैंने सारा खजाना पानी में फेंक दिया और अब वो खजाना और उसका श्राप हमेशा के लिए गायब हो गया। इस तरह केस सॉल्व होने के बाद पुलिस जोनाथन को अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन खजाना उसके हाथ नहीं लगता और फिर मैरी इसके लिए शेरलॉक और वॉटसन से माफी मांगती है क्योंकि उनका वक्त बर्बाद हुआ। फिर वॉटसन कहता है कि नहीं, बात केस की थी जो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद मैरी बेकर स्ट्रीट से चली जाती है और वॉटसन शेरलॉक से कहता है कि हमारी क्लाइंट बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शेरलॉक को इससे फर्क नहीं पड़ता और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, मूवी और नॉवेल की एंडिंग में छोटा सा फर्क है, क्योंकि नॉवेल में वॉटसन लास्ट में मैरी को प्रपोज करता है और मैरी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं दिखाया जाता। अब दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।